हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो देख रहे हैं यूपी टेट जनवरी 2026 में जो होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आज हम आपका 15 अक्टूबर 2017 का जो पेपर बना था उसका हम बाल विकास अर्थात 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखेंगे कि कैसे प्रश्न बने थे और कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, प्रश्नों का लेवल क्या था। जो ये वीडियो होगी आपके आगामी जो एग्जाम यूपी टेट का है उसके लिए बहुत बहुत मददगार होगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक आप देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आपको यही बताना है। पहला प्रश्न है कि अधिगम के पठार का कारण कौन नहीं है, तो प्रेरणा की सीमा नहीं है, कि विद्यालय का असहयोग नहीं है, कि आपका शारीरिक सीमा नहीं है, कि ज्ञान की सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो अधिगम के पठार का कारण कौन नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा अधिगम प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वह अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। अधिगम या तो सीखना कहलाता है, दोनों बात याद रखेंगे। यह किन्होंने कहा है, गेट्स व अन्य कहे हैं, कि आपके मार्गन और गिललैंड कहे हैं, कि आपका स्कैनर कहे हैं, कि आपका कानी बैग कहे हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा अधिगम जो होता है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसके द्वारा जो अधिगम होता है सीखना कहलाता है। यह जो है गेट्स व अन्य के कथन है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टैनफोर्ड बीने जो है दोस्तों, ये स्टैनफोर्ड बीने है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मापन करता है, किसके द्वारा करता है। जो स्टैनफोर्ड बीने है वो परीक्षण करता है, मापन करता है व्यक्तित्व का, कि आपका बुद्धि का, कि पढ़ने की दक्षता का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो स्टैनफोर्ड बीने हैं वह जो मापन करते हैं वह बुद्धि परीक्षण का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। याद रखेंगे जो आपका स्टैनफोर्ड है वह अपने एक सहयोगी थे जिनका सहयोगी का नाम था साइमन। क्या नाम है दोस्तों, साइमन, जिनके साथ मिलकर 1905 में बुद्धि का इन्होंने परीक्षण किया था। क्या किया था दोस्तों, बुद्धि का इन्होंने सफल परीक्षण किया था। इसी को आप ध्यान में रखेंगे कि स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण करते हैं बुद्धि का, और ये अपने एक सहयोगी के साथ अर्थात साइमन के साथ 1905 में मिलकर इन्होंने बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अंतःमुखी व्यक्तित्व एवं मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, ये आपको बताना है। फ्रायड साहब किए हैं, कि आपका यूंग किए हैं, याद रखेंगे कि आपका मन किए हैं, कि आपका आल्पोर्ट किए हैं। सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ऐसे मानववैज्ञानिक हैं जिनका नाम है यूंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिमुखी और तीसरा है आपका उभयमुखी। तो यह जो बंटवारा करने का काम किए हैं वह यूंग द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जो आपके व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटे हैं, अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी, और यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास को अर्थात सोशलाइजेशन डेवलप को कौन प्रभावित करता है, यही आपको बताना है। आर्थिक तत्व करते हैं, कि शारीरिक तत्व करते हैं, कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व करते हैं, कि आपका वंशानुगत तत्व करते हैं। तो याद रखेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करना है दोस्तों, तो सामाजिक विकास को कौन सा तत्व प्रभावित करेगा। आशा करते हैं थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को आप कर लेंगे। तो सामाजिक तत्व को या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यही आपको बताना है दोस्तों, कि शारीरिक विकास का कौन जो है वह एक प्रमुख नियम है, ये आपको बताना है। तो आप जब इसको देखेंगे तो मानसिक विकास से मित्रता का नियम है, कि अनियमित विकास का नियम है, कि आपका द्रुतगामी विकास का नियम है, कि कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कौन सा है जो शारीरिक विकास का एक नियम है, तो अनियमित विकास का नियम है।
ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनियमित विकास का नियम जो होता है ना दोस्तों, वह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रता से बढ़ जाता है। तो यह जो विकास होता है ना दोस्तों, वह अनियमित विकास का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कि आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो याद रखेंगे जब इस चीज़ों को देखेंगे तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपने तीनों को पढ़ा होगा, ऑप्शन बी सी डी को, लेकिन ए को नहीं पढ़े होंगे। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर की बात करेंगे कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है, यही आपको बताना है दोस्तों कि यह कथन किसका है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं अर्थात नई जो विशेषताएं होती है वो, और नवीन जो अर्थात नई योग्यताएं जो होती हैं वो दोनों प्रकट होती हैं। अर्थात बच्चा जब विकास होता है तो उसके अंदर की जो विशेषताएं होती हैं या योग्यताएं होती हैं वह निखरती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह कथन जो है दोस्तों हरलाक का है। ये बात याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरलाक साहब कहते हैं कि बच्चे का जो बच्चों का शुरुआती विकास होता है और बच्चों का जो अंतिम विकास होता है, अर्थात ऐसे देखिएगा जो शैशवावस्था का विकास होता है और जो किशोरावस्था का विकास होता है उसमें काफ़ी चेंजअप होते हैं। अर्थात उनकी योग्यताएं और विशेषताओं में क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह कथन हरलाक का है कि बच्चा जितना सीखता है उतना निखरता है। यह हरलाक के वक्तव्य हैं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां जो होती है ना, मूल प्रवृत्तियां जैसे रोना, हंसना, एक खेलना, संवेग जो होता है ना, वह मूल प्रवृत्तियों का एक रूप होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह कितनी होती हैं, वो आपकी 14 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद ये भी रखिएगा कि मूल प्रवृत्तियां देने वाले या मूल प्रवृत्तियों को बांटने वाले ये महान मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को पूरे 14 भागों में बांटा। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह किस पर आधारित करती हैं, ये भी कोई कहे दोस्तों, तो यह मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वह संवेग पर आधारित करती हैं, अर्थात बच्चे के सामने कैसा बिहेवियर कर रहे हैं उस पर आधारित होती है। मैकडूगल ने इसका बंटवारा वर्गीकरण किया है। आगे देखते हैं 10 नंबर की बात करेंगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है, ये बात याद रखेंगे। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन जो है दोस्तों वह डाम्बिल का है कि मन का है कि आपका रॉस का है कि मैकडूगल का है। सबको आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो कथन है ना दोस्तों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान जो है वह डाम्बिल का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा, सीडीपी के जो भाग है ना थोड़ा हार्ड हो सकते हैं, लेकिन आप इसको जब बार बार पढ़ेंगे देखिएगा इसमें क्या होता है कि यह कथन किसका है। यह बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है दोस्तों। अगर 30 प्रश्न है ना तो लगभग मान लीजिए कि आपके 14 से 15 या तो आप 12 तो मान ही लो, 12 प्रश्न जो कथन से दे देता है कि यह कथन किनका है या परिभाषा किनकी है या यह संकल्पना किनकी है। तो ये तो आपको याद करना होगा, देखना होगा, बार बार चीज़ों को ध्यान देना होगा। सीटेट में ऐसा नहीं होता, यूपी टेट में ये बात बहुत ज़्यादा पूछता है। हर साल का पेपर आप उठा कर देख लीजिएगा। पीछे मैं 2011 से आपका इस कराता हुआ हल कराते हुए आ रहे हैं, आप देखे होंगे कथन बहुत ज़्यादा पूछता है। इसलिए आप कथन को ध्यान रखेंगे, कथन की एक आप लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, ठीक ना, तब आप याद कर पाएंगे। 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। यही बताना है, सीखने के जो मुख्य नियम है उसमें कौन सा शामिल नहीं, यही बताना है। याद रखेंगे जो तत्परता का नियम होता है ना दोस्तों, तत्परता का नियम सीखने के नियम में शामिल है। अभ्यास से भी सीखा जाता है। आपका प्रभाव का नियम भी सीखने पर आधारित है, लेकिन बहु अनुक्रिया का जो नियम है ना दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। थॉर्नडाइक ने दिया था नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया था। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था, मुख्य नियम और इसके बाद गौड़ नियम। और जो मुख्य नियम थे उसी में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है। इस बात को याद रखेंगे। बहु अनुक्रिया का नियम जो होता है ना दोस्तों, यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ये बात याद रखेंगे। यह गौड़ नियमों में शामिल है। किस में शामिल है दोस्तों, तो गौड़ नियम में शामिल है। इस बात को याद रखेंगे।
आगे देखते हैं 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो जो है डॉक्टर एस जलोटा वह हिंदी में परीक्षण प्रतिपादित किए थे जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों को हिंदी में सीखने के लिए। तो यह कौन सा परीक्षण है, तो याद रखेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, क्या आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, कि आर्मी अल्फा परीक्षण है, कि चित्रांकन परीक्षण है। तो याद रखिएगा आप देखेंगे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कौन है दोस्तों, तो प्रोफेसर एस जलोटा, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्धारण किए थे, कब किए थे, तो 1963 में किए थे। पंजाब विश्वविद्यालय के क्या हैं दोस्तों, तो ये प्रोफेसर हैं, इस बात को याद रखेंगे। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर की बात करेंगे। 13 नंबर क्या कर रहा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक किए थे, कि स्पीयरमैन किए थे, कि वर्नर किए थे, कि स्टर्न किए थे। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह स्पीयरमैन ने किया था। याद रखेंगे कब किए थे, तो 1904 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे यह एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक है, या अंग्रेज ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है, इस बात को इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो यह 1904 में किए थे वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, स्पीयरमैन इनका नाम था। 1904 में अंग्रेज थे, ठीक ना, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यही आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो आपका सही नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक साहब दिए हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सीखने का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है बीएफ स्कैनर साहब दिए हैं, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत है वह पावलोव साहब दिए हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेकिन सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखेंगे इसको जो हल द्वारा नहीं दिया गया है, इसको गेस्टलवादी द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे गेस्टलवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिया गया, इनका नाम है दोस्तों वोल्फगैंग कोहलर, याद रखेंगे। और यही जो है दोस्तों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें से किनका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा वह क्रो एंड क्रो हैं, कि आपका गॉल्टन है, कि राश है, कि वुडवर्थ है। तो इनमें से किनका नाम सूजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है, तो सूजनन शास्त्र या जीवन सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवनधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। और याद रखिएगा यह जो है वह गाल्टन जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाल्टन उससे रिलेटिव है, सांख्यिकी का इन्होंने काफ़ी अवधारणाएं दी है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे। 16 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा केस्मर किए हैं, कि यूंग किए हैं, कि आपका कैनन किए हैं, कि आपका स्प्रेंजर किए हैं। याद रखिएगा व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया। केस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर बांटा, स्पाइनर ने मूल्यों के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया। इसलिए जब ये प्रश्न बना तो यह दोस्तों विवादों का प्रश्न था, किसका प्रश्न था, विवादों का। और याद रखिएगा ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी, यह आपको बताना है। जब ऐसे चीजों को आप ग्रंथियों के आधार पर देखेंगे ना तो इस आधार पर आपका केस्मर तो सही हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो विवादों का प्रश्न था, लोगों ने अलग अलग प्रकार की अपनी बुकों को सामने रखा, जिसमें आयोग ने सबको कॉमन नंबर दिया था। लेकिन पहले आयोग ने केस्मर को ऑप्शन माना था, ऑप्शन नंबर ए को सही माना था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर कह रहा है कि सृजनात्मकता जो सृजनात्मक मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा यह कथन क्रो एंड क्रो का है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी रटा रटाया यह अवधारणा, इस बात को याद रखेंगे। 18 नंबर की बात करेंगे। विद्रोह की भावना की निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है या किस अवस्था में आती है, तो याद रखिएगा जो विद्रोह की भावना होती है ना, वह जो होती है वह विद्रोह की भावना किशोरावस्था से संबंधित है। किससे है दोस्तों, तो विद्रोह की भावना जो है वह किशोरावस्था से संबंधित होती है।
किशोरावस्था 12 से 18 साल का होता है। बाल्यावस्था होगा नहीं, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था होगा नहीं, मध्य किशोरावस्था। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो किशोरावस्था का शुरुआती दौर होता है ना, इसमें विद्रोह की भावना, संघर्ष की भावना, अपराध की भावना बहुत तेजी से विकसित होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाता है, यही बताना है दोस्तों। सीखने की वह अवधि क्या है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? सीखने का वक्र बोलते हैं कि स्मृति बोलते हैं, सीखने का पठार बोलते हैं कि अवधान बोलते हैं। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, कोई डेवलप ना हो, तो उसको हम सीखने का पठार बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान से रखेंगे। आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, स्टर्न द्वारा यह दिया गया सूत्र है, इसको भी याद रखेंगे। स्टर्न द्वारा यह सूत्र दिया गया है बुद्धि लब्धि का 1912 में। कब दिया गया दोस्तों? 1912 में। दिए कौन? स्टर्न। और बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है प्यारे, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु गुणा के वास्तविक आयु और गुणा के 100। जिस भी ऑप्शन में मिल रहा उसी को मानिएगा, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु और गुणा के 100। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे यही बनता है। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र किन्होंने दिया? स्टर्न दिए। कब दिए? 1912 में दिए। सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यही आपको बताना है कि सीखने में जो प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? कोहलर के द्वारा किया गया, कि आपका पावलोव के द्वारा किया गया, कि थॉर्नडाइक के द्वारा, कि गेस्टाल्ट के द्वारा? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। इनका कहना है कि बालक जो सीखने में भूल और गलती दोनों करता है, प्रयास करके बालक सीखता है, तो यह कथन इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करेंगे। कोहलर के 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? यही आपको बताना है, ठीक ना। तो गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं ये आपको बताना है। ये होते हैं दोस्तों 22 की आपका 23 की आपका 24 की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, जो सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, याद रखिएगा, यह जो होती है वह 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जोड़ा नहीं दिया है, अगर 46 दिया है तो उसको भी आप सही मानेंगे, ठीक है। तो अगर जोड़ा दिया है तो जोड़े 23 में होते हैं और एकल होते हैं 46 में, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कोहलर वर्ग के निम्न में से किससे संबंधित है? यही आपको बताना है। कोहलर वर्ग अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिए, कि विकास का सिद्धांत दिए, कि व्यक्तित्व का सिद्धांत दिए, कि अधिगम का सिद्धांत दिए, यही आपको बताना है। तो कोहलर वर्ग जो है दोस्तों वह अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है और मोटिवेट करता है, ठीक ना। तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यही आपको बताना है। दो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्कैनर द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। 25 नंबर की बात करेंगे कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो याद रखेंगे, काइटेल हैं, कि थॉर्नडाइक हैं, कि वर्नर हैं, कि स्केनर हैं। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक आरवी काइटल ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। और काइटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को दो तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने के योग के, तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर योग्यता के रूप में परिकल्पित इन्होंने किया था। और बुद्धि को तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान प्रतिपादक कौन थे? तो काइटेल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? यही आपका बताना है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो किसके सुधार के लिए करते हैं दोस्तों? तो सृजनात्मकता सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बी होना चाहिए, लेकिन ये मिस टाइपिंग है। सृजनात्मकता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करेंगे। 27 नंबर क्या रहा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? यही बताना है। गोलमैन आध्यात्मिक बुद्धि से है, कि संवेगात्मक बुद्धि से है, कि सामाजिक बुद्धि से है, कि सामान्य बुद्धि से है? याद रखिएगा, जो गोलमैन है दोस्तों वह जो होते हैं वह मस्तिष्क बुद्धि से है। और मस्तिष्क बुद्धि का मतलब है कि यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि निम्न में से किन में कौन सा भिन्न है? यही बताना है दोस्तों। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, आपका मिस टाइपिंग है, ये होगा निम्न में से कौन भिन्न है, यही आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये भिन्न है कि समान अवयवों का सिद्धांत, कि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, कि समानीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा भिन्न है यही आपको बताना है। इस बात को अगर बहुत आप तरीके से देखेंगे, शेष जो इसमें से अलग है, निम्न में से शेष से जो भिन्न है, आपको एक ऐसा पॉइंट है प्यारे कि जो भिन्न है उसी को बताना है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, ये सभी जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह जो है थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जबकि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत नहीं है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था, याद रखिएगा। तो यह जो भिन्न है, ऑप्शन नंबर कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल भिन्न है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है कि बोध होता है कि आपका अनुप्रयोग होता है कि आपका विश्लेषण होता है, क्या होता है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल किया गया है और इसको 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका पहला स्तर जो होता है ना, वह ज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो पहला स्तर होता है वो ज्ञान होता है। सेकंड वाला जो स्तर होता है वो ऐसे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर समझ आएगा, फिर अनुप्रयोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे और लास्ट में अगर पूछ दे तो मूल्यांकन किया जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। 30 नंबर का बात देखेंगे। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और साइकिल चलाते चलाते अब मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसका होगा, यही आपको बताना है। क्षैतिज अधिगम का अंतरण है, उदाहरण है कि अर्थ अधिगम का है, कि द्विपार्श्विक अधिगम का है, कि इनमें से कोई नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जब कोई भी बालक एक चीज को सीख के उसी चीज का प्रयोग करके दूसरी चीज को सीखने में जब उसका प्रयोग करे, तो यह जो उदाहरण होता है वह क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरे 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को कवर किए। प्रश्न के लेवल कैसे थे तो आपको बता दूं, अब तक के जितने आपके यहाँ तक मैंने कवर कराया, यूपी टेट में सबसे ज्यादा जो हार्ड पेपर बना वह 2017 का बना। इसको आप लोगों ने देखिए कैसे ये पेपर के लेवल थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। दीजिए विदा, नमस्कार।